नमस्ते। मेरा नाम भूषण है और हम लोगों की वेबिनार की जो सीरीज़ हम लोगों ने लास्ट वीक से नवंबर के शुरू करी थी, इसमें ये सेकंड सेशन रहेगा। एक्चुअली देयर आर गोइंग टू बी मल्टीपल सेशंस ऑन दिस टॉपिक क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें कई सारी शाखाएँ हैं। मैं चाहूँगा कि हर शाखा की मैं आपको एक इनिशियल इंट्रोडक्शन दे दूँ, एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन उसकी दे दूँ ताकि आपको पता चले कि उसका अपने आप में अस्तित्व क्या है और उसका स्कोप क्या है। कंपैरिज़न तो हम डेफ़िनेटली करेंगे, हम लोग कुछ केस स्टडीज़ भी लेंगे, कुछ मेरे पास है अगर और किसी के पास होगी तो वो भी ले लेंगे। वास्तु में सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरत होती है नक्शे की, तो किसी भी घर का नक्शा होना बहुत ज़रूरी है और मैं ये हमेशा स्ट्रेस करूँगा कि अगर नक्शा नहीं है तो हैंडमेड नक्शा ना बनाएँ, ड्राफ्टमैन को बुलाएँ और उससे बनवा लें। ज़्यादा खर्चा तो होता नहीं है, यूजुअली आजकल अगर अपार्टमेंट्स हैं तो अपार्टमेंट के तो नक्शे बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए मिलते ही है, पर इंडिपेंडेंट अगर किसी का घर हो और वो पुराना हो तो फिर चांसेस कम हो जाते हैं कि हम लोगों को उसका पुराना नक्शा मिल जाए और पुराना नक्शा मिल भी गया, उसके बाद अगर कोई मॉडिफ़िकेशन हुआ रहेगा, तो वो मॉडिफ़िकेशन का नक्शा हम लोगों को नहीं मिल पाता। मॉडिफ़िकेशन से क्या-क्या चेंजेस होते हैं, वो हम आने वाले सेशंस में भी देखेंगे। तो हम लोग वास्तु शुरू करते हैं आज से। तो वास्तु क्या है? वास्तु अ, वास्तु तथास्तु कहता है। ये एक बहुत ही प्रचलित मुहावरा है कि वास्तु हमेशा तथास्तु कहता है। तो वास्तु का मतलब ये है कि हम जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा वक़्त गुज़ारते हैं, सबसे ज़्यादा वक़्त तो हम अपने घर में ही गुज़ारते हैं। आप अगर देख लो तो कोई व्यक्ति अगर किसी काम के लिए घर के बाहर भी जाता हो, तो भी लौट के घर पे आने के बाद और दूसरे दिन फिर काम पर जाने के लिए, वो कम से कम 10 से 12 घंटे का एक वक़्त होता है जब वो अपने परिवार के साथ घर में बिताता है। तो उस वास्तु का परिणाम उस शरीर पर और उस मन पर पूरे तरीके से होता है। तो यहाँ पर एक भगवान बुद्ध का मैंने थॉट लिखा हुआ है कि all that we are arises with our thoughts and with our thoughts we make the world। तो हम सभी को पता है कि मन की शक्ति अपने आप में बहुत बड़ी होती है, हम जो भी सोचते हैं वो बन जाते हैं और उसी सोच के ऊपर, उसी थॉट प्रोसेस के ऊपर वास्तु का इन्फ्लुएंस होता है। इसीलिए कहा जाता है कि वास्तु कहता है तथास्तु। तो हम जो भी विचार करेंगे अच्छे या बुरे, उसको उसकी हमेशा मदद मिलती रहेगी। तो ये पूरी सीरीज़ में है मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने कैटेगरिकली ऑर्गनाइज़ किया हुआ है। कि जितनी भी प्रकार की वास्तु शाखाएँ आज की तारीख में प्रचलित है भारत में, अ, उनका मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है, वो लिस्ट अभी नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा। उनके अपने बेनिफिट्स क्या होंगे वो मैं बताऊँगा, लिमिटेशंस क्या है, फिर लिमिटेशंस जो है वो इसी वजह से है क्योंकि हमारे पास पूरा डेटा अवेलेबल नहीं है, पूरे इंटरनल्स अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो शाखा है, वो शाखा अपने आप में पूर्ण नहीं है, वो अपूर्ण नहीं है, उसकी हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमारी आगे की कोशिश यही होनी चाहिए कि हम उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें, अलग-अलग सोर्सेज़ से। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन में मैं ये बताऊँगा कि मेरे हिसाब से, मेरे थॉट पॉइंट पर्सपेक्टिव से क्या बेस्ट तरीका हो सकता है वास्तु का? क्योंकि हम लोगों के पास अभी अलग-अलग ब्रांचेज़ आ जाएगी, तो किस ब्रांचेज़ का कॉम्बिनेशन करके हम सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्लाइंट को दे सकते हैं। वास्तु और कुंडली में फिर क्या फ़र्क आता है? क्योंकि वास्तु भी अगर काम करेगा प्रेडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कुंडली भी प्रेडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से काम करती है। सॉल्यूशंस तो हम कुंडली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देते हैं, वास्तु से भी देते हैं। तो कुंडली जो है वो अपने आप में डेस्टिनी, लेकिन वास्तु जो है ये कलेक्टिव डेस्टिनी है। अब इसको कलेक्टिव डेस्टिनी क्यों कहा गया? 2 प्रकार से कि हमारे पास मल्टीपल बर्थ्स होते हैं, क्योंकि हम सनातन धर्म को फ़ॉलो करते हैं तो हम लोगों का मानना है कि हमारा जीवन जो है वो कर्म के ऊपर बेस्ड। तो जो भी हम कर्म करेंगे उसको हमको भुगतना पड़ेगा, उसी हिसाब से हमको पुनर्जन्म मिलते रहते हैं। और साथ में जब हम वास्तु की बात करेंगे तो हमारे घर में परिवार के सदस्य भी होते हैं, तो वो फिर कलेक्टिव डेस्टिनी बन जाता है। आपने सुना होगा कि जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, कोई क्लाइंट हम लोगों को बताता है कि जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, तब तक तो मेरी ग्रोथ नहीं थी, लेकिन शादी होने के बाद मेरी ग्रोथ बहुत बढ़िया रही। अब बच्चा होने के बाद मैं फॉरेन चला गया। तो ये जो होता है, ये कलेक्टिव डेस्टिनी होती है। तो कोई और चार्ट या कोई और सदस्य भी घर का उसमें मदद करता है।
तो अभी हम देखेंगे कि वास्तु के कितने प्रकार हैं। एक वैदिक अ, जो पाराशरी बेस्ड आप कह सकते हो, या लग्न कुंडली के ऊपर बेस्ड जो वास्तु है, जिसको राशि बेस्ड वास्तु भी कहा जाता है। दूसरा है जो केपी वास्तु है। तो केपी जैसा, अब मुझे पता नहीं कितने लोगों को पता होगा, लेकिन वैदिक वास्तु जो है, जो लगन चार्ट पे चलता है, तो उसमें एक चलित चार्ट भी होता है। तो केपी ये चलित चार्ट के ऊपर चलता है, तो उस चलित चार्ट के बेसिस पे, लेकिन भले ही उसको केपी वास्तु कहा जाता है, लेकिन वो जब चार्ट यूज़ करते हैं वास्तु के लिए केपी वाले, तब वो लगन चार्ट ही यूज़ करते हैं। उसका भी हम उदाहरण देखेंगे। फिर कर्म वास्तु और 45 देवता, ये एक अपने आप में फिलॉसफी है। तो कर्म वास्तु एक फिलॉसफी है जिसके अपने खुद के रूल्स रेगुलेशंस है, और 45 देवता, 45 देवता, ये भी अपने आप में अ, वास्तु का एक प्रकार है। हम इनको दोनों को जोड़कर भी सॉल्यूशन दे सकते हैं, या इंडिपेंडेंटली भी दे सकते हैं। फिर पिरामिड वास्तु और लाल किताब वास्तु। अब वैदिक वास्तु क्या होता है? वैदिक वास्तु वो होता है कि हम लोग जब कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो कुंडली में हर किताब में पाराशरी से लेकर तो जैमिनी तक कोई भी किताब आप उठा के, कोई भी ग्रंथ आप उठा के पढ़ लीजिए। किताब तो नहीं कहना चाहिए, ग्रंथ ही कहना चाहिए। उसमें कहा गया है कि मूलतः कुंडली के 8 विभाजन करते हैं दिशाओं के लिए। तो जो सबसे पहला भाव होता है, वो भाव होता है पूर्व दिशा। उसके एग्ज़ैक्टली सामने वाला, उसका जो अपोज़िट रहेगा, वो हो गया पश्चिम दिशा। फिर बाद में जो 4th हाउस होता है, वो होता है उत्तर दिशा, और जो 10th हाउस होता है, वो होता है दक्षिण दिशा, और उसके बीच में 4 उप दिशाएँ आ जाती हैं। लेकिन इसको थोड़ा आसान करने के लिए 12 दिशाओं में इसको डिवीज़न किया गया हुआ है। वो कैसे, वो मैं आपको अभी बताऊँगा, और वो क्यों किया गया है, ये भी बताऊँगा। अभी देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो ईस्ट है, वो आपका 1st हाउस है कुंडली का, और वेस्ट जो है वो 7th हाउस है। नॉर्थ है 4th हाउस, और साउथ है 10th हाउस, जो 10वां भाव हो गया। अब इनकी 4 उप दिशाएँ। अब ये उप दिशाएँ अगर आप देखेंगे, हम लोगों को पता है कि कुंडली जो है वो पूरी 360 डिग्री की बनी हुई है। तो 360 डिग्री में अगर हम सिर्फ़ 4 विभाग करते हैं, तो 90 डिग्री का 1 विभाग हो गया। फिर वो 90 डिग्री को भी अगर हम 2 में डिवाइड करेंगे, तो 45 डिग्री। तो अगर किसी व्यक्ति के घर के मध्य से हम लोग दिशाओं को बनाने की कोशिश करें, तो 8 दिशाएँ बनाने के लिए 45 डिग्री का एक कोण तैयार हो जाएगा, जो कि जब वो आगे जाएगा, जब सेंटर से निकल के वो अपनी दिशा की तरफ बढ़ेगा, तब वो काफ़ी बड़ा होता जाएगा, तो वो एरिया भी बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इतने बड़े एरिया में अगर हम लोगों को हमारे एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता करना है कि कोई ग्रह अपनी एक्टिविटी के द्वारा, यानी किसी कार्य के द्वारा, या फिर अपने किसी आर्टिकल के द्वारा वहाँ पे उपस्थित है या नहीं है, तो वो तो डेफ़िनेटली मिल जाएगा। तो 45 डिग्री अपने आप में बहुत बड़ी डिग्री होती है। तो उसको डिवाइड करने के लिए अगर हम उसको 12 भागों में बाँटते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा आसान होता है। 16 करेंगे तो और आसान हो जाएगा, क्योंकि 16 डिग्री अगर 16 विभाग अगर करेंगे, तो एक विभाग उसका 22 डिग्री, यानी 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री का बन जाएगा, जो कि एक कंसिडरेबल अमाउंट है किसी भी एक्टिविटी को, या किसी भी प्लैनेट से रिलेटेड एक्टिविटी या आर्टिकल को ढूँढने के लिए। तो इसको याद कैसे रखें? इसको याद रखने का एक आसान तरीका है कि ईस्ट में ये डायरेक्शन है, पहला भाव मेरा ईस्ट है, 7वां भाव मेरा वेस्ट है, पश्चिम, चौथा भाव मेरा नॉर्थ है, और 10वां भाव मेरा साउथ है। ठीक है? उसके बीच में उप दिशाएँ आ गई। अब अगर इसको मैं आगे उप दिशाओं को मैं अगर इनको छोड़ दूँ, तो मेरे पास नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट बनेगा, जिसको NNE कहते हैं, और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट बनेगा। अब ये कैसे बनेगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पर NE लिखा हुआ है। NE का मतलब है नॉर्थ ईस्ट, जिसे ईशान्य कोण कहते हैं। अब अगर हमको यहाँ की डायरेक्शन निकालनी है, तो इस E को NE के सामने लगा दीजिए, तो बन जाएगा ENE।
अगर यहाँ की डायरेक्शन निकालनी है तो इस एन को एन ई के आगे लगा दीजिए, एन एन ई। इसी प्रकार से आप सारी उपदिशाओं को, यानी जो हमारी 4 उपदिशाएं थी उसको हमने 8 उपदिशाओं में डिवीजन कर दिया। ये आप अगर अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो ठीक है, अदरवाइज आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ। आप चैट में भी क्वेश्चन लिख सकते हैं या अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। आप अगर आपको अनम्यूट का मैंने परमिशन दे दिया है, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लेंथी है और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये समझ जाए। वैसे ये रिपीट होता रहेगा। ओके, राणा जी ने कहा इट इज फाइन, गो अहेड, होपफुली पता हो। ये जो सारी सॉरी, ये जो सारी दिशाएं मैंने यहाँ पर दी है, ये 16 दिशाएं हैं। इन 16 को अगर हम जो मुख्य उपदिशाएं हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, इनको निकाल दे तो बचेगी 12 दिशाएं। तो वैदिक में हम 12 दिशाओं को लेंगे, क्योंकि उससे जैसा मैंने एक्सप्लेन करा था कि जो डिवीजन है वो डिवीजन छोटा बनेगा। छोटा डिवीजन बनेगा तो हमारे लिए आसानी होगी उस घर में या उस पर्टिकुलर लैंड पर किसी भी तरह की एक्टिविटी को मार्क करने की। मेरे ख्याल से किसी का ये चल रहा है। यही बात मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि जो पहला हाउस रहेगा वो ईस्ट रहेगा, सातवां भाव जो है वो वेस्ट, और साथ में मैंने ग्रह भी दे दिए कि कौन से ग्रह किस राशि में उच्च के होते हैं। वो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है, उसका अभी हम लोगों को कोई यूज नहीं है, लेकिन हम आगे उसका उपयोग करें। तो अभी हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं अभी एक नोट लिख देता हूँ। ये आप एक नोट बना लीजिए, शायद आप लोगों को इसकी बाद में भी जरूरत पड़े। हमारे पास 12 राशियां हैं, तो अग्नि तत्व की 3 राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु। फिर पृथ्वी तत्व की 3 राशियां हैं, वृषभ, कन्या, मकर। वायु तत्व की 3 राशियां हैं, मिथुन, तुला, कुंभ। और जल तत्व की 3 राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। वैसे ही हमारे पास जो 9 ग्रह है उसमें से सूर्य और मंगल, केतु, ये अग्नि तत्व, शनि वायु तत्व का है। शनि और राहु वायु तत्व के हैं। बुध पृथ्वी तत्व का है। शुक्र, चंद्र
जल तत्व। और गुरु आकाश तत्व का। तो राशियों में हमारे पास आकाश तत्व नहीं है, लेकिन ग्रहों में हमारे पास आकाश तत्व है। अब इस आकाश तत्व का अपने आप में क्या महत्व है, वो भी मैं आपको बताऊँगा और क्यों उसको अलग रखा गया, क्या कारण है। ठीक है। ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसी कौन-सी दिशा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अग्नि तत्व आ रहा है। ओके, तो अभी हम देखेंगे सूर्य जो है वो अग्नि तत्व का है और केतु भी अग्नि तत्व का है, नॉर्थ में। ललित जी बराबर बताया आपने। ओके, मनीष जी मैं इसको रिपीट करूँगा, डोंट वरी। ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, ये हमारी वेस्ट है। मैंने कहा था पहला हाउस जो है, पहला भाव होता है, ये ईस्ट होता है। 7वाँ भाव, आप ये नंबर मत देखिए अभी फिलहाल, ये नंबर तो राशियों के कुंडलियों में। जो भी नए होंगे, उनको ये समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन कुंडली जो आम तौर पे किसी भी सॉफ्टवेयर में बनती है, तो वो इस प्रकार बनती है। तो पहला भाव जो है, वो पूर्व पूर्व दिशा हो गया। उसके एग्ज़ैक्टली अपोज़िट जो है, वो पश्चिम दिशा, वेस्ट। जो लेफ्ट साइड में आएगा, बाएँ साइड में, बाईं दिशा में, वो आएगा नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो अभी हम अगर यहाँ देखेंगे तो चौथे भाव में सूर्य और केतु जो कि अग्नि तत्व के रिप्रेजेंटेटिव है, ये यहाँ पर आ रहे हैं। और वैसे ही अग्नि तत्व की जो राशि है, ये राशि पड़ रही है तीसरे भाव में। तो मोटा-मोटी देखा जाए तो तीसरा भाव और चौथा भाव ये अग्नि तत्व को ज़्यादा तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जिस भी व्यक्ति की कुंडली होगी, इस व्यक्ति के कुंडली में अगर घर इसके नाम पर है, ध्यान से सुनिएगा, अगर इसका मकान अपने नाम पर है, खुद के नाम पर, तो इसका किचन ये नॉर्थ डायरेक्शन में आने के चांसेस बन जाएँगे। अब अगर ये नॉर्थ में बनेंगे, तो ये इसके लिए अच्छा है या बुरा है? ये मैं आपको अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इस व्यक्ति के घर में कौन-सी चीज़, कौन-सी जगह पे होनी चाहिए। अब ये हो गया किचन की बात। अब किचन नहीं होगा तो क्या होगा? फिर गीज़र हो सकता है या इलेक्ट्रिक मीटर हो सकता है या लाल कलर का बल्ब होना होना चाहिए बड़ा वाला। कोई भी चीज़ जो अग्नि तत्व को स्थापित करे या रिप्रेजेंट करे, ये इस डायरेक्शन में बन जाएगी। अब मून जल तत्व होता है, चंद्रमा जो है वो जल तत्व होता है, राशि जो है वो अग्नि तत्व होती है। तो यहाँ पर हम सीधा-सीधा नहीं कह सकते कि भाई इस व्यक्ति के साउथ और ईस्ट इनके बीच वाली जो डायरेक्शन है, अभी के फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि ये पूरा के पूरा 90 डिग्री हमको मिल रहा है। तो इस साउथ ईस्ट वाले डायरेक्शन में यहाँ पे पानी का
प्रभाव होना चाहिए। ये हम फ़ोर्सफुली या कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह पाएँगे, क्योंकि यहाँ पे राशि जो आई है, ये राशि जल तत्व की नहीं है, ये अग्नि तत्व की राशि है, तो ये तो एक-दूसरे से मेल नहीं खा रहे। हाँ, लेकिन अगर आप 8वीं राशि देखेंगे, जो कि जल तत्व है, और राहु, जैसे मैंने कहा था कि शनि और राहु ये टॉयलेट को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि साउथ में इस व्यक्ति के घर में टॉयलेट होगा। टॉयलेट नहीं होगा तो ड्रेनेज का पाइप होगा, या घर के बाहर से नाली जाती होगी, या सीवर होगा, या फिर सेप्टिक टैंक होगा नीचे में उस दिशा में। उस दिशा में यानी ये जो पूरी की पूरी एक दिशा है, इस दिशा में इसके पूरे की डिग्रीज़ में ये होनी चाहिए। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ सवाल, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आया तो मैं गो अहेड करता हूँ। अब यहाँ सवाल ये आता है कि जो भी व्यक्ति की कुंडली हमारे पास आती है, कई बार उस व्यक्ति के जीवन में कुछ परेशानी चलती है। अनम्यूट ऑप्शन नॉट अवेलेबल, होल्ड ऑन, किया था। अभी देखिएगा कोशिश करके योगेश जी, मैंने निकाल दिया है। ट्राई कीजिए फिर से। ठीक। हाँ जी सर, अभी अनम्यूट हो गया है ये। हाँ, करेक्ट, मैंने अनम्यूट तो कर दिया, सभी के लिए किया है। बताइए क्या सवाल है? मेरा सर सवाल ये है कि ये जो आपने डायरेक्शन बताई कुंडली वाइज, हुँ। तो ये अब हम इसको ये मान लें कि ये बंदे का घर इस डायरेक्शन में होगा, असेंडेंट की डायरेक्शन में हो, कैसे, मतलब क्या है ये? नहीं, नहीं, असेंडेंट की डायरेक्शन में नहीं होगा। मैंने ये कहा कि अगर किसी व्यक्ति का घर है और उसका, अगर हम उस घर का नक्शा यहाँ पर ऐसा रखेंगे, ठीक है? तो ये हो गया उसका सेंटर, जिसको ब्रह्मस्थान कहा जाता है। हम्म। मैंने नक्शा रख दिया कुंडली के ऊपर उसके, ठीक तो है? आपने एंट्रेंस कहाँ पे रखी, असेंडेंट की तरफ? नहीं सर, एंट्रेंस तो अभी मैंने आपको बताया ही नहीं कि एंट्रेंस इसका कहाँ होना चाहिए। ठीक है। मैं आऊँगा उस टॉपिक के ऊपर। अभी तो सबसे मैंने किचन कहाँ रह सकता है इसकी पॉसिबिलिटी बताई, ठीक है सर, ठीक है। है ना? हाँ जी। ओके। तो ये हो गया ब्रह्मस्थान, और ये अगर हम लोगों ने उस व्यक्ति का पूरा के पूरा मकान की जो मकान का जो लेआउट होता है, वो लेआउट अगर उसकी कुंडली पे रख दिया जाए तो उसकी दिशाएँ फिक्स है वैदिक में। ये वाली हमेशा ईस्ट ही रहेगी, ये वाली वेस्ट ही रहेगी, ये साउथ रहेगी, और ये नॉर्थ ही रहेगी, और उसकी कुंडली के ऊपर रख दिया तो हमको पता चल जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस जिस किसी व्यक्ति की ये कुंडली है, उस व्यक्ति के हिसाब से साउथ में इनका टॉयलेट आना चाहिए, क्योंकि राहु टॉयलेट को रिप्रेजेंट करता है और साथ में वो जल तत्व भी बता रहा है, तो डेफिनिटली आएगा। लेकिन यहाँ पर अग्नि तत्व नहीं है, लेकिन अग्नि तत्व के 2 ग्रह यहाँ बैठ गए। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती है कि नॉर्थ में इनका किचन होगा, या ये जो घर बनाएँगे, या इनका जो रिहायशी मकान होगा, उस मकान में सॉरी, नॉर्थ ईस्ट में अग्नि तत्व से रिलेटेड कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि किचन ही हो, काफ़ी बड़ी लिस्ट होती है कि कौन से, जैसा मैंने एक आपको गिनाया कि गीज़र हो सकता है। पुराने ज़माने में पुराने ज़माने में पानी गरम करने के लिए एक मेरे ख्याल से ब्रास का एक बर्तन भी बड़ा वाला रखा जाता था, वो हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, अग्नि तत्व से रिलेटेड कोई चीज़ डेफ़िनिटली उस डायरेक्शन में आ जाएगी। शैलेश भाई ने पूछा है, सर ये अकॉर्डिंगली सही है। नहीं शैलेश भाई, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। भूपेंद्र जी, इसकी रिकॉर्डिंग तो मैं मेरे यूट्यूब पे डाल देता हूँ, तो वहाँ से सभी को अवेलेबल हो जाएगी। चिंता ना करें।
रिकॉर्डिंग चल रही है। शैलेश भाई हम लोग क्वेश्चन फिर से लेते हैं, पहले मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, तो हम लोगों के पास अभी ये पहले पता होना चाहिए कि भाई हर ग्रह के अंदर में एक्टिविटी कौन सी आती है, क्या क्या कार्य आते हैं, और दूसरा ये पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल्स आते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए दे दूं कि सूर्य जो है ये अपने आप में गेहूं भी बोलता है, सूर्य पिता भी बोलता है, सूर्य मंदिर बोलता है। जबकि ये माना जाता है, सभी ज्योतिष ये मानते हैं कि बृहस्पति ये मंदिर बताता है। तो बृहस्पति मंदिर वैदिक में वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताएगा। सूर्य जो है ये आपको वैदिक वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से मंदिर बताएगा। जो बृहस्पति है वो आपको भगवान के फोटो बताएगा या भगवान की मूर्तियां बोलेगा। मंगल जो है ये अग्नि तत्व का है, तो मंगल अपने आप में लाल कलर बता सकता है, मंगल आप अपने आप में मसूर की दाल भी बताता है, मंगल अपने आप में किचन बताता है, केतु भी किचन बताता है, लेकिन सूर्य किचन नहीं बताता, वो सिर्फ अग्नि तत्व बताता है। तो ये भी हो सकता है कि अग्नि तत्व किचन तो हो ही हो इस व्यक्ति का नॉर्थ में, साथ में मंदिर भी हो। लेकिन अभी मंदिर के लिए दो चीजें होनी चाहिए, मंदिर के लिए हम लोगों को राशि भी सपोर्टिव मिलनी चाहिए, और साथ में कोई एक ग्रह उसके साथ बैठ जाए तो जितने परसेंटेज उसके बढ़ते जाएंगे उतनी हम लोगों की पॉसिबिलिटीज बढ़ती जाएगी कि ये एक्टिविटी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये जो मैंने अग्नि पृथ्वी जल वायु तत्व के सिग्निफिकेंस लिखे थे प्लैनेट के और राशि के, वो आप लोगों ने लिख लिए हो। कैन यू बी लिटिल लाउड प्लीज? ओके, श्योर। तो अभी हम यहाँ पर बृहस्पति की चर्चा करेंगे इस कुंडली के ऊपर। ये डायरेक्शन हमारी ईस्ट हो गई। ईस्ट होने के बाद ये तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट होती है, लेकिन अगर वैदिक में हम इनको 12 डिविजन्स करेंगे तो मैं इसकी एक आर्क निकालने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोगों को समझ में आ जाए कि अगर 45 डिग्री है तो आप समझ लीजिए ये ईस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ ईस्ट में आ जाएगा। ये जो है ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट चला जाएगा। ठीक है, ये जो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट आ गया, और ये जो है शायद छोटा बड़ा हो जाए पर आप थोड़ा इमेजिन कीजिएगा, ये नॉर्थ हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर किचन हुआ तो वो इसी डायरेक्शन में होना चाहिए इन डिग्रीज में। अगर भगवान की फोटो हुई या कोई मूर्ति हुई तो वो इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में नहीं होगी, या ना ही इसी इस डायरेक्शन में होगी। क्योंकि जुपिटर अभी देख लीजिए आप, जुपिटर की जो डिग्रीज है वो इतना रोल तो यहाँ नहीं प्ले करती, लेकिन हम लोग कभी कभी डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। अगर ये 0 डिग्री या 30 डिग्री के पास होगा तो ये ऑलमोस्ट ट्रांजिशन के मूवमेंट में रहेगा नेक्स्ट हाउस में जाने के, तो हम बोल सकते हैं कि भाई नहीं हो सकता। लेकिन अगर जुपिटर इस भाव में प्लेस है तो हम डेफिनेटली डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू से या एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई मूर्ति या कोई भगवान की फोटो होना पॉसिबिलिटी बहुत बन रही है। वैसे ही यहाँ पर कीचड़ आने की पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि सूर्य भी अग्नि तत्व का है और केतु भी अग्नि तत्व का है, और राशि अग्नि तत्व की नहीं है लेकिन भू तत्व की है। अभी इनकी जोड़ियां भी मैं आपको बता दूंगा। एक हम प्रैक्टिकल केस लेने की कोशिश करते हैं।
अभी देखिए, इस व्यक्ति के कुंडली में किचन कहाँ रहने की पॉसिबिलिटी, एनोटेशन। सबसे पहले ये मार्क कीजिए कि अग्नि तत्व की राशियां कहाँ-कहाँ पर। यहाँ अग्नि तत्व की राशि है मेष, फिर 5 नंबर की अग्नि तत्व की राशि है सिंह और 9 नंबर की धन राशि है, जो कि अग्नि तत्व की राशि है। इस अग्नि तत्व की राशि में मंगल बैठे हैं, वो भी अग्नि तत्व के हैं और यहाँ पे सूर्य बैठे हुए, वो भी अग्नि तत्व के हैं और सूर्य मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं। जो अपने मित्र के साथ बैठे हैं, शत्रु के साथ भी बैठे हुए हैं। यहाँ पे कुछ और नियम लगेंगे लेकिन वो वैदिक के नियम है, अभी ज्योतिष के नियम हम यहाँ लगाएँगे नहीं क्योंकि ये वास्तु चल रहा है। तो मंगल भी अग्नि तत्व की राशि में और सूर्य भी अग्नि तत्व की राशि में। डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचेंगे, तो ये हो गया ईस्ट, यहाँ पे बन रहा था ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, यहाँ पे बन रहा था साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और ये बन रहा था साउथ, ठीक है। अब ये साउथ के बाद साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट और ये हो गया वेस्ट। ये हो गया ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, क्योंकि हमको 12 डिविजन्स करने हैं। ये हो गया साउथ और इसी प्रकार से ये वेस्ट। तो अब हम लोगों के पास 2 ऐसी प्रोमिनेंट डायरेक्शंस आ गई जहां पर इनका किचन हो सकता है। तो दोनों में से कौन सा होगा? अब यहाँ पर एक ज्योतिष के जो कुछ नियम है, वो नियम को हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, तो सूर्य को पावर यहाँ पर ज़्यादा मिल गई। साथ में शनि के साथ बैठे हुए हैं, तो ये नीच भंग राजयोग भी हो गया, तो ओवरऑल ये हाउस काफ़ी पावरफुल हो गया 12वाँ। मंगल जो है ये 12वें ये 8वें भाव में आ गया, तो ये थोड़ा वीक पड़ गया क्योंकि 8वाँ भाव अच्छा नहीं होता, किसी भी ग्रह के लिए नहीं होता, सिर्फ शनि महाराज के लिए अच्छा होता है। और धन राशि में आ गया तो ये भी इक्वली पावरफुल हो गया, लेकिन देखा जाए तो मंगल के लिए वो जगह अच्छी नहीं। तो हम कहेंगे कि हम लोगों को पॉसिबिलिटी लगती है कि यहाँ पर किचन होना चाहिए इस व्यक्ति का। तो ईस्ट से लेके अगर हम डायरेक्शन देखें, जो ईस्ट वाला सेगमेंट था, जितनी भी डिग्रीज़ होगी, इसको छोड़ दिया जाए, तो ये जो कॉर्नर रहेगा उनके घर का, इस कॉर्नर में आप पूछिएगा कि इनकी किचन है क्या? तो वो व्यक्ति कहेगा हाँ, किचन है। अगर वो कहता है कि नहीं है, तो दूसरा सवाल हमने ये पूछना है कि क्या आपने आपके घर का वास्तु कराया है? क्योंकि जो भी व्यक्ति देखेगा अगर वो कुंडली से देख रहा है, तो अगर उनके कुंडली के हिसाब से किचन इस डायरेक्शन में उनको सूटेबल नहीं है, तो वो जो जो वास्तुशास्त्री होगा वो वहाँ से शिफ्ट कराएगा उनके अच्छे डायरेक्शन में जहाँ पे उनको किचन ज़्यादा सूटेबल रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एटलीस्ट ये पता चल गया होगा कि अगर किसी भी प्लैनेट के अंदर आने वाली जो भी कार्य होते हैं, जैसा कि अग्नि तत्व के नीचे आने वाला कार्य होता है किचन, क्योंकि वहाँ अग्नि प्रज्वलित होती ही होती है, या फिर गीज़र हो सकता है, या लाल रंग हो सकता है। अग्नि से रिप्रेज़ेंट या लाल कलर से रिप्रेज़ेंट करने वाली कोई भी चीज़ हो, तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट परफेक्ट आपका पढ़ना है। प्रिया जी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आएगा। आवाज़ स्लो आ रही है। जी, अभी आ रही है ठीक? होपफुली आ रही होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कांसेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी को हम दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करें। अभी देखिए कि व्यक्ति का बेडरूम कहाँ होगा? अब बेडरूम को कौन रिप्रेज़ेंट करता है? बेडरूम को रिप्रेज़ेंट करता है शुक्र, ठीक है? तो शुक्र अगर रिप्रेज़ेंट करेगा,
वीनस, करेक्ट। तो शुक्र अगर रिप्रेजेंट करेगा तो हम सबसे पहले मार्क करेंगे कि शुक्र कहाँ पर है। शुक्र तो साउथ डायरेक्शन में बैठा हुआ, बढ़िया। और बेडरूम के लिए सबसे बेहतरीन राशि कौन सी मानी जाती है? जो 12वां हाउस होता है वो स्लीप का होता है, बेडरूम का होता है। तो 12वीं राशि जो है वो उसको सपोर्ट करेगी। 11वीं राशि इसको सपोर्ट तो नहीं करेगी, लेकिन ये इसको परेशान भी नहीं करेगी। इसका जो फ्रेंडशिप और एनिमिटी का टेबल है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। होपफुली ये प्रेजेंटेशन मैंने दिया होगा, नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि इनकी फ्रेंडशिप और एनिमिटी कैसी होती है। तो शुक्र जो है ये अगर शनि की राशि में है, वायु तत्व की राशि में है, तो ये अपने मित्र की राशि में। तो मित्र की राशि में होने की वजह से पूरी पॉसिबिलिटी बनेगी कि शुक्र जो है या बेडरूम जो है ये साउथ के डायरेक्शन में आ जाएगी। हम लोग पूछ सकते हैं व्यक्ति को कि क्या आपके इस डायरेक्शन में आपका बेडरूम है या नहीं। तो ये एक तरीका भी है कि जिससे हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करा लें। क्योंकि कुंडली जो है, अगर जो भी संधि पर कुंडली बनती है, जैसा 29 डिग्री पे हो गया या 0 डिग्री या 1 डिग्री पे कुंडलियाँ बनती है, वो टाइम पे लगन चेंज हो जाएगा। लगन चेंज हो जाएगा तो वो एक्टिविटी भी उस डिग्री से निकल जाएगी। तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ग्रहों के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी, उस एक्टिविटी की भी लिस्ट मैं शेयर करूँगा। मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ, होपफुली 1 दिन में या 2 दिन में मैं प्रिपेयर कर लूँगा, तो आप लोगों को शेयर करा दूँगा। तो मोटा-मोटी हम लोग वो एक्टिविटी उनसे पूछ सकते हैं। अब एक यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल हमारे सामने आ गया है। मैं चाहूँगा कि एक बार आप लोगों की नज़र उसके ऊपर चली जाए। केतु जो है, ये अग्नि तत्व का ग्रह है। हम लोगों के पास टेबल था। इस टेबल में हमने लिखा था केतु जो है ये अग्नि तत्व का है। और यहाँ पर आप राशि देखिए, जल तत्व की राशि आ गई है। तो अग्नि और जल ये एक दूसरे के दुश्मन। अब अगर केतु से रिलेटेड कोई एक्टिविटी, केतु को ध्वज कहा जाता है, केतु को मल्टी कलर कहा जाता है, मल्टीग्रेन भी कहा जाता है, मेडिटेशन कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी या कलर या इसका कोई भी सिंबल अगर पर्टिकुलरली इस डायरेक्शन में आ जाए घर के, इस डायरेक्शन में अगर आ जाए, जो कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, तो ये उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये प्रॉब्लम कब दिखेगी? ये तब दिखेगी जब केतु की महादशा आएगी या केतु की अंतर्दशा आएगी किसी ग्रह के अंदर में, या फिर प्रत्यंतर दशा आएगी। तो मैंने अभी आप लोगों को इसका एक टेबल देना है जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन सा तत्व, आप लिख भी सकते हैं, मैं तुरंत यहीं पर बता देता हूँ। अग्नि तत्व और जल तत्व एक दूसरे के शत्रु, और पृथ्वी तत्व और वायु तत्व ये एक दूसरे के शत्रु। ठीक है, लेकिन अग्नि पृथ्वी और वायु का शत्रु नहीं है, न्यूट्रल है, और जल भी पृथ्वी और वायु का न्यूट्रल है। तो उससे परेशानी नहीं होती। ये आपको सिर्फ ये दो चीजें ध्यान में रखनी। अग्नि जल का शत्रु है और पृथ्वी वायु का वायु का शत्रु। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको नोट कर दिया हो। मेरे ख्याल से आज हम लोग केपी नहीं कवर कर पाएंगे, आज इसी काफी टाइम लग गया है, 45 मिनट्स हो गए हैं, तो आज हम इसी के ऊपर रुकते हैं। आपके जो भी सवाल है आप अभी पूछ सकते हैं।
आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। यस योगेश, आई विल डेफिनेटली रिपीट, लेट्स टेक द क्वेश्चन। अभी देखते हैं कि अगर वो क्वेश्चंस के माध्यम से, अगर जो प्रश्न आएंगे उसी माध्यम से अगर मैं रिपीट कर पाऊँ तो बेहतर रहेगा। अपर्णा जी, यही खासियत है कि for this particular person, yes, definitely this person can have a bedroom in this direction, क्योंकि शुक्र जो है ये जल तत्व का है और वो वायु तत्व की राशि में बैठा है, क्योंकि वो उसकी न्यूट्रल राशि है। तो ये डेफिनेटली इस दिशा में इनका बेडरूम हो सकता है। लेकिन अभी वही अगर क्वेश्चन में वही क्वेश्चन अगर हम लोग अभी किचन के बारे में ले लेते हैं, यहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि देखिए किचन में क्या हुआ है। किचन में अग्नि तत्व की राशि है, अग्नि तत्व का ग्रह है, लेकिन जल तत्व का ग्रह उसके साथ बैठा हुआ है। तो क्या ये डायरेक्शन सही रहेगी किचन की? बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि वहां पे कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि जो एक दूसरे के शत्रु है वो वहां पर आके बैठ गए। तो चंद्र आइदर तो जल अनकंफर्टेबल हो जाएगा या अग्नि अनकंफर्टेबल हो जाएगा। लेकिन वही अगर यहाँ पर देखते हैं तो मेष राशि में अग्नि तत्व की राशि है, सूर्य जो है अग्नि तत्व का है, शनि और बुध जो है पृथ्वी और वायु है, जो कि ये सूर्य के लिए दोनों भी न्यूट्रल है। तो हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में डेफिनेटली किचन हो सकता है। यस शैलेश भाई, बराबर। दो चीजें शैलेश भाई इससे पता चलती है। जो जेनरिक वास्तु है, जिसको मैं कर्मा वास्तु कहता हूँ, उस कर्मा वास्तु जब हम लोग उस टॉपिक पे आएंगे तब इसको फिर से लेंगे। सॉरी। कि कर्म जो कर्मा वास्तु है उनमें 16 डायरेक्शन दी है और उन्होंने हर डायरेक्शन में एक एक्टिविटी को प्रेफरेंस दिया हुआ है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि साउथ वेस्ट में रिलेशनशिप को माना जाता है। तो रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है, अगर वो एक्टिविटी वहां पर होती है तो कहते हैं कि वो आपके वास्तु के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, शुक्र जो कि जल तत्व का है, शुक्र जो कि जल तत्व का है, ये मैं क्लियर करता हूँ। एक एजम्पशन कीजिए, ये शुक्र यहाँ नहीं होते हुए, ये शुक्र अगर समझ लीजिए कि ये शुक्र जो है वो यहाँ होता, सिर्फ शुक्र को इमेजिन कीजिए। फिलहाल मत सोचिए कि यहाँ पर चंद्रमा और मंगल है। तो अग्नि तत्व के राशि में जल तत्व का शुक्र ग्रह अगर यहाँ होता इस व्यक्ति की कुंडली में, तो क्या साउथ वेस्ट डायरेक्शन बेडरूम के लिए सही होती? कतई नहीं होती। तो ये हमें हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा। और जो वास्तु आज के तारीख में प्रैक्टिस करी जाती है, उस प्रैक्टिस में डायरेक्शंस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कुंडली को नहीं दिया जाता। तो मेरी अपनी जो फिलॉसफी है, ये तो सबसे आखिरी में आएगी ही आएगी जब हम सारी ब्रांचेस देख लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये एंगल भी एक पता चले कि वास्तु देखने का एक तरीका ये भी हो सकता है, जो कि पाराशर बेस्ड है। पाराशर ऋषि का जो निबंध है, जो पाराशर होरा शास्त्र मूल ग्रंथ माना जाता है, फादर ऑफ ऑल ब्रांचेस माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, उसी से निकली हुई ये खोज है। ये मेरी अपनी खोज नहीं है, किसी और की खोज है। और ये कई सारे डॉक्यूमेंट्स में से मुझे पता चली है। तो इनको डॉट्स कनेक्ट करने के बाद मुझे थोड़ी आइडिया पड़ी कि हाँ ठीक है भाई, ये हो सकता है। और जब मैंने इनको कुंडलियों पे लगाना शुरू किया तब पता चला कि हाँ, अगर किसी के जीवन में, जैसा यहाँ पर अगर शुक्र है, जैसा मैं अभी एग्जांपल दे रहा था कि अग्नि तत्व की राशि में शुक्र है और उस व्यक्ति ने बेडरूम अगर साउथ वेस्ट में बनाया है, तो आप सीधा पूछ लीजिए क्या मियाँ बीवी में बनती नहीं है? तो कहेंगे हाँ जी, नहीं बनती। लेकिन ये होना कब चाहिए? ये तब होगा जब शुक्र की महादशा होगी या शुक्र की अंतर होगी किसी ग्रह के महादशा में या प्रत्यंतर चल रही होगी। वो टाइम पे डेफिनेटली प्रॉब्लम आए। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि उस बेडरूम को वहां से शिफ्ट किया जाए। कहाँ पे शिफ्ट किया जाए? तो आप देखिए कि जल तत्व का शुक्र जो है वो कंफर्टेबल कहाँ रहेगा? वो यहाँ पे भी कंफर्टेबल हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो उनको पूछिए उनके घर में किसी डायरेक्शन में और बेडरूम आ रहा है जहाँ पे वो कंफर्टेबल रहेगा। अगर है तो उनको बोलिए वहां सोना शुरू कीजिए, मियाँ बीवी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी।
अपर्णा जी, आपने नो किसके लिए कहा? और शैलेश भाई, नॉट एट ऑल किसके लिए कहा? आप बात कर सकते हैं अनम्यूट करके। टाइप करेंगे तो मुझे भी परेशानी होगी, बार-बार चैट खोल के देखना पड़ेगा। अनम्यूट नहीं हो रहा है शैलेश भाई, 1 मिनट हो ना? नहीं, मैंने तो सब लोगों को ये कर दिया है, अनम्यूट कर दिया है। म्यूट ऑल। अभी देखिए एक बार करके, अनम्यूट करके देखिए शैलेश भाई। या हो गया हो गया ना? हाँ, ठीक है। बोलिए, क्या हाँ, सवाल है? मैं ये कह रहा था कि दैट मीन्स के ये जो अपना जो मैप जो है ना, जैसे हाँ। हमने अभी इधर दिखाया कि जो वेनस जो है, हम हाँ। उसको अगर ये जो मीन राशि है उसी में ले जाते हैं, मतलब ये लेकिन बेडरॉक उस व्यक्ति के घर में वहां पर बेडरूम होनी चाहिए ना सोने होनी की। चाहिए, वो बात कर रहा है पॉसिबिलिटीज, मतलब ये पॉसिबिलिटीज। एग्जैक्टली, तो हम तो सबसे बेस्ट पोजीशन देखेंगे कि वो जल तत्व का है और उसको हाँ जल तत्व वाली चीज मिल जाए। तो हाँ जल तत्व को तो रोमांस भी कहा जाता है। हाँ, करेक्ट। पर सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाँ। ये तो हम हमारी कुंडली से देखते हैं, लेकिन जो वाइफ की कुंडली होगी तो उसका भी मतलब साथ में देखना पड़ेगा या फिर एक ही कुंडली से चलेगा? नहीं, बहुत बढ़िया पॉइंट आपने पकड़ा हुआ है। मियाँ बीवी की दोनों की कुंडली देखनी पड़ेगी और फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि इनकी डायरेक्शन बेडरूम की एग्जैक्टली कहाँ होनी चाहिए। तो एग्जैक्टली ये जब वही। घर बनता है या जब घर खरीदने जाते हैं तभी हम लोगों ने डिसाइड करना है। हाँ, मतलब डेट मीन्स के कॉमन जो प्लेस आता होगा वो सिलेक्ट करना है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। या, और सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हाउस के मतलब एग्रीमेंट पे हस्बैंड वाइफ दोनों का नाम है और कंट्रीब्यूशन है, हाँ, तब भी दोनों का देखना पड़ेगा, राइट? बिल्कुल देखना पड़ेगा। बराबर। यू आर ओके राइट। ओके। मेरा मेरा भूषण ये जी, वेरी एक्सप्लेन करने गुड, का एक्सप्लेन वेरी करने गुड का कंसेप्ट सर। ओके, थैंक यू बलदेव जी। मेरा ये टॉपिक इंट्रोड्यूस करने का, और मैंने एक्चुअली थोड़ी जल्दबाजी कर दी, ये टॉपिक इंट्रोड्यूस करने में रोक नहीं पाया। एक्चुअली मैं पहले कुंडलियों के ऊपर सेशंस लेना चाहता था ताकि जो लोग नए हैं ओवरऑल एस्ट्रोलॉजी के लिए, उनके लिए भी थोड़ी आसानी हो। बट आई कुडंट रेजिस्ट कि ये टॉपिक पहले लोगों को पता चलना चाहिए। ये तो गोल्डन गोल्डन एग साइड बता दिया आपने। हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि रीजन ये है ना कि आप अगर वास्तु के ऊपर वीडियोस देखना शुरू करेंगे यूट्यूब पे, तो एवरी वेबसाइट एंड एवरी पर्सन विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट 16 डायरेक्शन। But when they say southeast direction is best to have kitchen, there are many people who will not prefer to have kitchen in southeast or any Agni Tattva in southeast because of their kundli. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने मिस नहीं करनी चाहिए। नहीं, फिर भी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर दिया सर आपने। सर एग्जैक्टली। मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ, हाँ, अभी जो ये जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है कि अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी के नाम पे नहीं है प्रॉपर्टी, सिर्फ एक ही के नाम पे है, जॉइंट ओनर नहीं है, तब भी हम हस्बैंड वाइफ वाला इशू की बिल्कुल दोनों को देखेंगे। देखेंगे? कब देखेंगे योगेश जी? अगर आपके पास वो व्यक्ति आते हैं और कहते हैं कि हमारी बन नहीं रही, तो आप ओके, सीधा देख लीजिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन। वो डायरेक्शंस भी आ जाएगी, ये अगले सेशंस में आ जाएगी। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन है रिलेशनशिप का, वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से, जो 16 डायरेक्शंस है उसमें से एक डायरेक्शन माना जाता है। मैं शायद आपको अगर दिखाई दूं तो बेटर है, थोड़ा सा एंजाइटी आप लोगों की कम हो जाएगी। आप लोगों को साउथ ईस्ट सर, नहीं, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, हाँ वो तो वैसे भी वास्तु के लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन बेडरूम के लिए अच्छा है ना। हाँ, एग्जैक्टली। तो मैं आप लोगों को दिखा दूं एक बार, आप देख लीजिए। आप अगर ना वास्तु 16 डायरेक्शंस करके डालेंगे ना गूगल के ऊपर, तो इमेजेस आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो जो साउथ वेस्ट है ये रिलेशनशिप एंड स्किल्स के लिए बोला जाता है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप ये 16 डायरेक्शन वास्तु जो फॉलो करते हैं फिलोसॉफी, ये विश्वकर्मा जी की फिलोसॉफी कहा जाता है इसको। हम लोगों का वास्तु पूरा इसी के ऊपर बेस्ड हुआ करता था, लेकिन वो कुंडली भी देखते थे। बट सर इसमें क्वेश्चन ये है कि हाँ, साउथ वेस्ट बराबर रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, पर अगर अपनी कुंडली में साउथ वेस्ट ये सिचुएशन सेट नहीं हो रही है तो फिर
तो फिर वही मैंने कहा कि उससे जो उसके लिए जो रिलेशनशिप के लिए अच्छी डायरेक्शन कुंडली से बन रही है, हाँ वो आप वहां पे बेडरूम शिफ्ट कराइए, आप देखिए अमेजिंग रिजल्ट हाँ आएगा। बराबर, ये तो जो है बेसिक जो है वास्तु, बेसिक वास्तु का ये सिंबल है ना, ये तो। ये बेसिक वास्तु है, तो ये बेसिक वास्तु कुंडली से अलग होता है। मैं हाँ यही आप लोगों एग्जैक्टली। को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके बाद भी आपने कुंडली देखनी चाहिए। जरूरी हाँ नहीं है कि ये जो बेसिक 16 डायरेक्शन वास्तु है, ये एक बार इंप्लीमेंट करने के बाद उस व्यक्ति का जीवन फल फूल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, जरूरी नहीं है। क्योंकि बराबर। आपने उसको ऐसे डायरेक्शन में डाल दिया, जैसे साउथ ईस्ट में उसका। अब मेरे ये एक एग्जांपल जो हम लोग ले रहे थे, अभी देखिए आप, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पर साउथ ईस्ट में किचन ले सकते हैं? हाँ नहीं ले सकते सर, अग्नि तत्व की राशि है अग्नि और तत्व की राशि है। और जल तत्व का ग्रह है, हाँ हाँ ठीक है। बराबर, नहीं अगर ले सकते। साउथ में बोलेंगे तो टॉयलेट ही आ रहा है सीधा, मैं साउथ में भी किचन नहीं ले सकता, लेकिन नॉर्थ में किचन डेफिनेटली ले सकता हूँ इस व्यक्ति के लिए। या एग्जैक्टली, मतलब ये आप कर्म वास्तु जो बता रहे हैं ना, नहीं, ये ये कर्म वास्तु नहीं है, ये वैदिक वास्तु है। कर्म वास्तु तो 16 डायरेक्शन वाली है, जो अच्छा वो स्टैंडर्ड फिलोसॉफी है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का टॉपिक पसंद आया होगा। बिल्कुल। और इसके ऊपर इट्स वैदिक वास्तु, बिल्कुल ललित जी। सर मैं ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ओम प्रकाश जी। एक प्रश्न था, पहले तो आपने बड़ा अच्छा से हमको समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। अब प्रश्न है कि अगर मैं अपने ऑफिस को करना चाहता हूँ, ऑफिस के संबंध में कुछ करना चाहता हूँ कि मेरा जो ऑफिस है उसको मैं एक छोटे यूनिट के रूप में वास्तु से उसको ठीक किया जाए, मुझे पता है, आपने इस बात की आपको मुझसे कैसे चर्चा रोटेट करी करूं? थी। तो अभी कैसा है कि जब मैं इनकी शाखाएं बता दूंगा ना आने वाले 2 हफ्तों में, जी। तो हम लोग आपके ऑफिस का ही एक चार्ट बना के उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देंगे। डोंट ठीक। वरी, उसी के एग्जांपल ले लेंगे, तो आपको रियलिस्टिकली पता चल जाएगा कि आपने जी ईस्ट साउथ कैसा देखना है कंपास की मदद से, जी ठीक है। जी और फिर जी डायरेक्शन जी कैसे जी मैप करनी है, तो डोंट वरी जी फॉर दैट, थैंक यू मैं ले लूंगा। थैंक या यू। किसी के पास भी किसी के भी घर का अगर नक्शा बना हुआ हो, तो आप मुझे इस फॉर्मेट में भेज सकते हैं। मैं आपको फिर ये ऐसी डायरेक्शंस उसकी बना के रखूंगा, तो मैं बता दूंगा। ये मेरे पास कुछ एग्जांपल्स तो पड़े हुए, तो वो मैंने यहाँ पे चिपका दिए, जी जी है ठीक ना। है। या भूषण जी गुड इवनिंग, मनीष है, कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू मनीष? बिल्कुल ठीक ठाक। आई एम अ नोवाइस हियर, नॉट नोइंग मच अबाउट इट, बट आई थॉट कि एक बार आपसे इस सेशन में घुसता हूँ, समझता हूँ क्या चीज है। बिल्कुल So बिल्कुल I found it quite logical. I will also start working on these things, pick up some details, and probably get equipped to people who are in this forum, ताकि at least एक समझ भी आए, थोड़ा कुछ healthy हाँ discussion कर डेफिनेटली। सकते अभी तो कैसा है, आज वी हैव टच बेस ओनली फर्स्ट लॉजिक ऑफ और द फर्स्ट ब्रांच ऑफ वास्तु विच इज वेरी न्यू टू एवरीवन, बिकॉज हैं। पीपल Yes. नो द जेनरिक वास्तु विच इज बीइंग प्रैक्टिस्ड, एंड like the propaganda in the market is with only 16 direction of vastu, but this is a tangible thought process, so I just wanted to introduce that. तो अभी देखते हैं, then I think by the end of this series you will probably have a very good uh, control on the concept of vastu itself. नहीं तो अब एक चीज तो बहुत आज की क्लियर हो गई कि देयर इज जो कुंडली चार्ट होता था जो यूजुअली हम देखते थे, अगेन टॉकिंग एज नोवाइस, जिसमें आपके वो 12 घर होते थे एंड ऑल दैट ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, उसके अंदर और जो वास्तु का ये शक्ति चक्र है, दिस रिलेशनशिप हैज स्टार्टेड इमर्जिंग। तो ये मतलब एट अ, तो आई कैन कॉल इट एज अ मेटा साइंस और मेटा, you can definitely say that, वेयर ऑल दिस इज कन्वर्जिंग। क्योंकि अभी तक ये सब कुछ मतलब अगेन जैसे नोवाइस एक दिखता है, ये हर एक कोई हम लोग सोचते थे अलग अलग फील्ड में, एंड कोई शायद कोरिलेशन नहीं है, इंटरलेशन नहीं है, बट आई थिंक टुडे सेशन के बाद व्हेन आई गो थ्रू दैट एंड व्हेन वी गो, आई फाइंड देयर इज अ गुड कोरिलेशन, सो इट कैन एक्चुअली बी अ वेरी वेरी लॉजिकल वे ऑफ अप्रोचिंग ऑल दिस थिंग, एंड एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि वो रिलेशनशिप आपने इस जल्दी में मुझे बता दिया। इससे भी आगे चल के एक बहुत ही छोटी सी चीज मैं आज आपको बता देता हूँ। हाँ जी हाँ जी। मुझे बताइए कि व्यक्ति की कुंडली में जब भी हम देखते हैं तो पहला भाव होता है उसके सिर का, हेड, सेकंड इज थ्रोट, थर्ड इज उसके शोल्डर एंड हैंड्स, फोर्थ इज स्टमक, चेस्ट और स्टमक, करेक्ट? ओके ओके ओके, स्टमक तो नहीं बोलूंगा, फिफ्थ इज स्टमक, द फोर्थ इज द अपर पार्ट ऑफ स्टमक, ओके, डियोडेनम नहीं बोलते उसको, देयर इज एब्डोमेन,
एब्डोमेन के ऊपर वाला पार्ट, यानी जो स्टमक रहता है ना, जहाँ पे एक्चुअली द पोर्शन Diaphragm. व्हिच एक्चुअली होल्ड द फूड, उसके ऊपर वाला डायफ्राम। करेक्ट, चेस्ट के पास वाला, ठीक है। तो ये व्यक्ति को पूछ लेना कि क्यों आपको सीने में जलन होती रहती है। ओके। कब होगी जलन? अगर ये इसका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है और यहाँ पे अग्नि तत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया, ओके, होनी ही होनी है। बड़ी इंटरेस्टिंग। ओके, ठीक है जी, ठीक है, ग्रेट। तो ये यानी अगर इसको आयुर्वेद में भी पकड़ लिया जाए, क्योंकि आयुर्वेद में भी वात पित्त कफ ही होते हैं। हाँ जी। उसमें भी चारों तत्वों को लिया गया है, 3 गुणों को लिया गया है, ठीक है। तो अगर वो तत्व भी यहाँ पर फिट करने की कोशिश करें, इनको भी पूछिए कि दूसरे भाव में अगर जुपिटर भी है और मार्स भी है, तो क्या आपका गला खराब होता है? क्योंकि जल तत्व और अग्नि तत्व आ गया। गला खराब रहना चाहिए। जब मार्स की महादशा आएगी और 12वें राशि का स्वामी जुपिटर की महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी, कुछ ना कुछ तो परेशानी करना चाहिए ना गले को, क्योंकि वो मैच नहीं कर रहे दोनों तत्व। तब मेरा गला खराब रहता है मेरे दूसरे हाउस में जो जल तत्व की राशि है। मतलब वो है अपना क्या कहते हैं कैंसर है, फोर्थ, मतलब राशि, करेक्ट। हाँ, फोर्थ कैंसर है, उसके अंदर राहु बैठा हुआ है, तो मेरा गला खराब रहता है। हाँ, लेकिन राहु जो है, अभी देखिए राहु जो है वो अग्नि तत्व का नहीं है। इसका मतलब ये है कि वहां पे अग्नि तत्व का कहीं से बहुत इन्फ्लुएंस बढ़िया तरीके से आ रहा है, किसी न किसी कारण से। वो हम ढूंढेंगे जब कुंडली लगाएंगे तब। ठीक है सर। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। हाँ नमस्ते सर, मैं शर्मा। हाँ बोलिए। सर हमारा बहुत लेट ज्वाइन हुआ, शायद नेट प्रॉब्लम था कुछ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका वीडियो तो मैं YouTube पे अभी डाल दूंगा। ओके सर, ओके, ठीक है ना। हाँ, तो YouTube पे तो ये डलते रहेंगे, तो और उसकी URL भी मैं पेस्ट कर देता हूँ ग्रुप में। हाँ चलेगा आप सर, लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है। ठीक है, तो अभी मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूं।